नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिससे आपके बचपन की यादें तरोताज़ा हो जाएंगी। एक बच्चा जो बचपन में अपने ननिहाल जाता है और वहाँ पर वो एक श्रमिक को देखता है, फिर उसके मन में उस श्रमिक की जीवन शैली, उसकी परेशानियों, उसकी उपलब्धियों के संबंध में जो विचार प्रकट होते हैं, उन विचारों को लेखक ने इस कहानी में अभिव्यक्त किया है। तो आइए दोस्तों, जल्दी से आपका समय अधिक न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि तभी आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपको कौन सी कहानी या कौन सा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पाठ पढ़ाऊँगी लाख की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ शब्द सुनते ही छोटे छोटे बच्चियों और स्त्रियों के मन में एक अद्भुत रोमांच उत्पन्न होता है, एक आनंद उत्पन्न होता है, क्योंकि चूड़ियाँ उनके सौंदर्य को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए स्त्रियों का तो चूड़ियों से विशेष ही प्रेम होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर लेखक ने लाख की चूड़ियों की बात की है कि लाख की चूड़ियाँ किस तरह बनाई जाती हैं, कौन उनको बनाता है, फिर वो कैसे दिखती हैं, आदि बातों के संबंध में लेखक ने विस्तार से जानकारी कराई है। अब तो दोस्तों, अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_YT। दोस्तों, वैसे तो आपने विभिन्न प्रकार की चूड़ियों के नाम सुने होंगे, जैसे कांच की चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, हाथी दाँत की चूड़ियाँ। लेकिन यहाँ इस कहानी में लेखक ने जिन चूड़ियों की बात की है वो हैं लाख की चूड़ियाँ। तो आइए, सबसे पहले तो जो आप चित्र देख रहे हैं ये इस कहानी के लेखक का चित्र है और वे दोस्तों, इनका नाम है कामतानाथ जी। अब हम बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कौन सी रचनाएं की, आदि। तो दोस्तों, वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। दोस्तों, कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर सन 1935 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लेखन कार्य हिंदी भाषा में किया और इन्होंने जिन विधाओं में लेखन कार्य किया वो हैं उपन्यास, कहानी और नाटक। दोस्तों, कामतानाथ जी ने जो प्रमुख रचनाएं लिखी हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको उपन्यासों के नाम बताती हूँ। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, ये 2 खंडों में है, पिघलेगी बर्फ। अब आइए मैं आपको कहानियों के नाम बताती हूँ। छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता एक चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। अब इन्होंने जिन नाटकों की रचना की उनके नाम है दिशाहीन, पूजन, कन्यादान की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1, ये एक अंक का नाटक है, भारत, भाग्य विधाता, औरतें, गो पांसा की कहानियों पर आधारित है। इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया जिनका नाम है प्रेत। एक इन्होंने पत्रिका का संपादन भी किया है जिसका नाम है कथांतर। इसके अतिरिक्त तो इन्होंने इन महान कथाकार को जिन प्रमुख सम्मानों से सम्मानित किया गया उनमें है पहल सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार आदि। दोस्तों, इस महान लेखक का निधन 7 दिसंबर सन 1912 लखनऊ में हो गया। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिस विषय की चर्चा लेखक ने इस कहानी में की है। विशेष रूप से एक धातु है लाख, जिससे कि चूड़ियों का निर्माण किया जाता है। तो लाख क्या है? लाख
केरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाले प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलाश, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर कवच बना लेते हैं। यही लाख होता है जिसे काटी गई टहनियों से खुरच कर निकाला जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको परिचित कराऊंगी उन पात्रों के जिनका वर्णन इस कहानी में लेखक ने किया है। बदलू एक मनिहार है जो चूड़ियाँ बनाता है और उन्हें बेचता है। एक लड़का है जो स्वयं लेखक है। एक बदलू की पुत्री जिसका नाम रज्जो है। दोस्तों, अब मैं आपको अवगत कराती हूँ उन प्रमुख बिंदुओं से जिन पर यह कहानी आधारित है। पहला है लघु उद्योग के संबंध में जानकारी, ग्रामीण जीवन शैली की जानकारी, लाख की चूड़ियों के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी, एक श्रमिक के जीवन में आने वाली कठिनाइयों के विषय में जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कांच के लाख की चूड़ियों का जोड़ा बना हुआ है और ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये किसी लड़की या किसी स्त्री की कलाइयों पर सजता है तो वो कितना सुखद, आनंदित महसूस करती होगी और वो कितना सुंदर दिखती होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ ये कहानी जिसमें लेखक ने ये बताया है कि वो अपने ननिहाल जब अपने बचपन में जाता था तो सारे गांव में बदलू उसे सबसे अच्छा आदमी लगता था और उसका कारण ये था कि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वो बचपन में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का बहुत ही मन करता था, उसे बड़ी ही इच्छा रहती थी। और जब वो वहाँ से लौटता तो उसके पास ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी और ये रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। लेखक ने बताया कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि सभी के बच्चे उसे कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। बड़ा सा सहन का अर्थ है एक बड़ा सा मैदान था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बदलू जहाँ पर काम करता था वहाँ पर उसके पास में ही एक भट्ठी जलती थी और जिसमें वो लाख को पिघला करके लाख की चूड़ियाँ बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन के आकार वाली मुंगरियाँ होती थीं और जो आगे से कुछ पतली होती और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी के आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ा करके गोल और चिकना बनाता था। फिर एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाने के बाद वह उन चूड़ियों पर रंग चढ़ाता था और उस रंग चढ़ने के बाद ये चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखती। दोस्तों, बदलू जिस समय चूड़ियाँ बनाता था उस समय वो एक मचिया पर बैठता था जो बिल्कुल पुरानी हो गई थी और पास में ही एक हुक्का रखा रहता था जिससे वो चूड़ियाँ बनाते समय बीच बीच में पीता रहता था। गांव में लेखक का दोपहर का समय अधिकतर बदलू काका के साथ ही बीतता था। बदलू काका उसे प्यार से लला कहते थे और उसके पहुंचते ही तुरंत उसे बैठने के लिए एक मचिया मंगवा देते। लेखक घंटों बैठकर उस बदलू को चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। लगभग रोज ही बदलू 4-6 चूड़ियाँ बनाता और पूरा जोड़ा जब बन जाता था तो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ समय के लिए चुपचाप देखता रहता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह बेलन न हो बल्कि एक नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। दोस्तों, बदलू पेशे से एक मनिहार था जो चूड़ियाँ बनाता और बेचता था। ये पेशा उसका पैतृक पेशा था। दोस्तों, पैतृक पेशा उसे कहा जाता है जो कि अपने पिता और दादा से किसी व्यक्ति को मिलता है। वास्तव में बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी चूड़ियों की खपत शब्द का अर्थ है मांग। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की मांग बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसके द्वारा बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव में लोग
उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, लेकिन वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का जो तरीका था, वस्तु विनिमय शब्द का अर्थ है वस्तुओं की अदला बदली। तो लोग उसके पास अनाज लेकर आते और अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बड़ा ही सीधा सरल व्यक्ति था। लेखक ने बताया कि उसने कभी भी बदलू को किसी से भी लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा, लेकिन अगर शादी विवाह का अवसर होता तो उस समय वो अपनी चूड़ियों की पूरी कीमत मांगता था। और क्योंकि विवाह के समय पर सुहाग के जोड़े का बड़ा ही महत्व होता है, सभी लोग उसको खरीदते हैं या मांगलिक भी होता है। लेखक को याद है, उसने बताया कि उसके मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात हो गई थी किसी से, तो वो बदलू बहुत ही गुस्सा हो गया था और फिर उसको मनाने में तो लोहे लग गए। लोहा लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत कठिन प्रयास करना। और विवाह में इसी जोड़े का बड़ा ही मूल्य बढ़ जाता है। उसके लिए लोग उसकी घरवाली के लिए सारे कपड़े देते, ढेरों अनाज उसे मिलता और उसके लिए पगड़ी मिलती और इसके साथ ही साथ उसे रुपए भी मिलते। दोस्तों, अगर बदलू को किसी भी बात से चिढ़ थी तो वो एक बात थी कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए उसे अपने व्यवसाय से बड़ा ही प्रेम था। और जब कभी वो किसी भी स्त्री को हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ देख जाती तो अंदर ही अंदर वो कुढ़ता शब्द का अर्थ है निराश हो जाना, दुखी हो जाना। और कभी कभी तो उस स्त्री को वो उल्टी सीधी 2-4 बातें भी सुना देता था। लेखक से तो बदलू घंटों बातें करता रहता, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी लेता, कभी उसके घर के बारे में पूछता, कभी तो वो शहर के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करता। लेखक बदलू से कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो इस बात पर वो उत्तर देता है, शहर की बात और है लला, इनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। नाजुक शब्द का अर्थ है कमज़ोर। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। इस बात के द्वारा बदलू शहर की स्त्रियों की नाजुकता के प्रति व्यंग्य करता है। कभी कभी बदलू लेखक की बड़ी खातिर करता था। जिन दिनों उसके घर में गाय का दूध होता था वो सदैव उसके लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल अगर होती तो उस समय तो लेखक बदलू के यहाँ से रोज़ 2-4 आम खा लेता था। इसके अतिरिक्त भी एक और बात थी जिस कारण बदलू लेखक को बहुत पसंद था। बदलू लेखक को रोज ही 2-4 कोलियाँ बनाकर दे देता था। लेखक ने बताया कि वो बहुधा शब्द का अर्थ है अधिकांशतया हर गर्मी के छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था और कभी कभी 1 महीने या कभी कभी 1.5 महीने तक वहाँ रह कर के स्कूल खुलने के समय पर अपने शहर वापस आ जाता। 2-3 बार ही लेखक अपने मामा के गांव गया होगा, लेकिन फिर उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया और फिर उसके बाद लंबी अवधि शब्द का अर्थ है समय, लंबी समय तक अवधि तक वो अपने मामा के गांव नहीं पहुंच पाया। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वह वहाँ गया तो वो काफ़ी बड़ा हो गया था और अब उसकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी, अर्थात अब लाख की गोलियाँ उसको आनंद नहीं देती थी। गांव में होते हुए भी कई दिनों तक लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया, जो कि बचपन में वो अपना अधिकांश समय बदलू के साथ बिताता था। इस समय लेखक ने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। समय बदल गया था। जो इन स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियां होती थी, अब सभी के हाथों में लाख की चूड़ियों के जगह कांच की चूड़ियां थी। कुछ स्त्रियां ही थी जिनके हाथों में लेखक को लाख की चूड़ियां देखने को मिलती हैं। एक दिन सहसा शब्द का अर्थ है अचानक, उसे बदलू का ध्यान आया, अर्थात उसे बदलू की याद आई। बात कुछ इस तरह हुई, घटना थी एक कि बरसात हो रही थी और उसके मामा की लड़की थी, वो आंगन में फिसल कर गिर गई। आंगन में फिसल कर गिरने से उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ तो टूटकर गिर गई। वही कांच की चूड़ियाँ उसके हाथ में चुभ गई थी और उसकी कलाइयों से खून निकलने लगा।
उस समय लेखक के मामा घर पर नहीं थे। लेखक ने बताया कि उसने ही अपनी बहन की मरहम पट्टी की। उसी समय अचानक उसे बदलू की याद आ गई और उसने सोचा कि वो बदलू से मिलकर आए। शाम को वो घूमते हुए बदलू के घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। खाट शब्द का अर्थ है चारपाई। लेखक ने बदलू से कहा, नमस्ते बदलू काका। बदलू ने उत्तर दिया, नमस्ते भैया, और खाट पर उठकर बैठ गया। बदलू काफ़ी बूढ़ा हो गया था, उसकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वो लेखक को पहचान नहीं पाया और काफ़ी देर तक लेखक की ओर ध्यान से देखता रहा। लेखक ने महसूस किया कि बदलू उसको पहचानने में समर्थ नहीं, इसलिए उसने अपना नाम बताया, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। बदलू यह सुनकर भी चुप रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतर रहे हों। और फिर वो एकदम बोलता है, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। लेखक ने उत्तर दिया, हाँ, इधर मैं गांव नहीं आ सका काका, मैंने चारपाई पर बैठकर उत्तर दिया। लेखक के बदलू का उत्तर देने के बाद कुछ देर के लिए फिर चारों तरफ शांति हो गई। लेखक ने इधर उधर देखा। उसे ना तो बदलू की वो मछियाँ दिखाई दे रही थी जिस पर वो बैठकर काम करता था, ना वो भट्ठी दिखाई दे रही थी जिस पे वो लाख पेट लाकर चूड़ियाँ बनाता था। इसी उत्सुकता के कारण लेखक ने बदलू से पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? बदलू ने उत्तर दिया, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा और उसके बाद बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है? लेखक ने कहा, लेकिन काका, कांच तो बहुत खतरनाक होती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। बदलू ने बताया, नाजुक तो फिर होता ही है। और यह बात कहते कहते उसको खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उसे दमा नामक बीमारी हो गई है। उम्र बढ़ने के कारण उसका शरीर भी ढीला हो गया था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर देखने लगा था। जाने कैसे बदलू ने लेखक के मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ था उसको उसने जान लिया और वो तुरंत बोल पड़ा कि अरे मुझे दमा नहीं है, ये तो फसली खांसी है। फसली शब्द का अर्थ है मौसमी। यही पिछले महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। इस बात को सुनकर लेखक चुप रहा और उसे लगा कि जैसे बदलू के हृदय में कोई बहुत बड़ी परेशानी छिपी हुई है। बदलू की मन में परेशानी होने का कारण यह था कि उसका रोजगार छिन गया था मशीनों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण, और अब आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर था। उसे अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कष्टों का अनुभव करना पड़ रहा। लेखक देर तक सोचता रहा और फिर उसने कहा कि ये तो मशीनी युग है, इसने कितने लोगों के रोज़गार छीन लिए हैं। और ये सोचते हुए कुछ समय के लिए चारों तरफ शांति रही और ये बात लेखक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने विषय को बदलते हुए तुरंत ही बदलू से पूछा, आम की फसल अब कैसी है? बदलू ने उत्तर दिया, अच्छी है, बहुत अच्छी है। और वो थोड़ा सा अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव ला करके बोलता है। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ देता है कि लेखक के लिए कुछ आम वो लेकर आए। फिर उसके बाद वो लेखक से पूछता है कि माफ़ करना बेटा, तुम्हें मैं आम खिलाना भूल गया। लेखक ने कहा, नहीं नहीं काका, आम तो मैंने इस साल बहुत खाए हैं। बदलू कहता है, अरे वाह, बिना आम खिलाए मैं तुम्हें कैसे यहाँ से जाने दूँगा। तो बदलू की आर्थिक स्थिति यद्यपि बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, अब उसकी उम्र भी बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रहा था। उसे बिल्कुल ये याद था कि ये उसका परिचित है और उसके साथ उसके
आत्मीय संबंध है, इसलिए वो लेखक का भरपूर स्वागत सत्कार करता है। लेखक बदलू की बातों को सुन करके चुप हो गया था और उसे वो दिन याद आ रहे थे जब बदलू के घर में दूध होता था और वो उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक ने बदलू से पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? बदलू ने बताया, अब गाय कहाँ है, उसने उसको बेच दिया क्योंकि अब वो उसका पालन पोषण करने में समर्थ नहीं था। और उसी समय बदलू की बेटी रज्जू वहाँ आती है और आम एक डलिया में ढेर सारे आम लाई। लेखक ने कहा, अरे ये तो बहुत है काका, इतने आम मैं कैसे खा पाऊँगा? बदलू हंस पड़ा और बोला, वाह वाह, शहरी हो ना, मैं तुम्हारी उम्र का जब था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा लेता था। बखत शब्द का अर्थ है समय। लेखक ने उत्तर दिया कि आप लोगों की बात और है। अब बदलू ने अपनी बेटी को कहा, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम दे दो, लेकिन वो आम देना जो सिंदूरी रंग के हैं। देखो लला, ये कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए जैसे ही लेखक ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए रज्जू की हाथों पर रुक गई। उसकी पूरी हुई कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ थी, वो बहुत ही खब रही थी। खबना शब्द का अर्थ सुंदर दिखाई देना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह का। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया और उनसे कहा शहर से ले आओ। लेखक ने आम खा ली और आम खाने के कुछ समय बाद वो चला गया। उसे इस बात से प्रसन्नता थी कि बदलू यद्यपि उसका रोजगार अब उसके हाथ में नहीं था, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर थी, फिर भी उसने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी थी और उसका व्यक्तित्व बिल्कुल कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। तो वो अपने बदलते हुए समय में भी मजबूती से, धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना कर रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शीघ्र ही आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।